नमस्कार दोस्तों बीजेपी के अंदर मोदी जी के वारिस की खोज शुरू हो गई है। कौन वारिस होगा पता नहीं, लेकिन खोज शुरू हो गई है उसकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब संघ ने इस खोज को शुरू किया है, कई इसके इशारे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, ठीक है, लेकिन कभी न कभी तो जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है। अब अगले साल में ये 75 साल को हो जाएंगे और 75 साल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आए हैं। मैं सबसे पहला सवाल तो केजरीवाल ने दाग दिया था, कहा था कि ये 11 मई 2024 की बात है, जब चुनाव चल रहे थे, उनको एक अंतरिम जमानत दी गई थी कि मोदी जी तो 75 साल के हो रहे हैं अगले साल, तो जो नियम खुद बनाया था तो 75 साल के होंगे तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, तो उनको भी जाना होगा। तो अमित शाह उसके ऊपर गुस्से हो गए और 12 मई को अगले दिन ही जवाब दे दिया भाई कि मोदी जी के 75 साल होने पर आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप 75 में जाएंगे और वो आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। बीजेपी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके बाद ज़रूर कुछ बोला। एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने कुछ इशारा दिया कि परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाना चाहता है, वो अपने वारिस को कुछ देकर जाना चाहता है। लेकिन वो मोदी के वारिस कौन है भाई? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार हैं, आप ही मेरे वारिस हैं। तो पहली बार उनके मुंह से सुनने को मिला कि हाँ भाई वारिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं उनके माइंड में चल रहा है कि भाई उनको भी जाना है, तो वो भी जाएंगे। तो ये कुछ इशारे हैं जिससे अब संघ जो है वो काफ़ी सक्रिय हो गया कि भाई अल्टीमेटली जब बीजेपी मजबूत थी तो संघ पीछे था, अब बीजेपी कमज़ोर होनी शुरू हुई है और मोदी के बाद तो कोई बचेगा नहीं, तो संघ अपनी भूमिका को वहाँ पर बढ़ा रहा है कि भाई क्या करना है। संघ इस बात को भी जानता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो रस्साकशी है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। पर ये 75 की रिटायरमेंट वाली बात कहाँ से आई? काफ़ी लोगों को रिटायर किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, बाबूलाल गौड़, सरताज सिंह, सुमित्रा महाजन, बहुत दिग्गज नेता हैं। इवन येडियुरप्पा को उतार दिया गया था, फिर उसके बाद ईश्वरप्पा को भी उतारा गया उस मामले में, और कई और हैं। अप्रैल 19 की बात है कि जब आप पाएंगे कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया था, आज से करीब 5 साल पहले, द वीक एक मैगजीन थी, उसको दिया था कि 75 साल से ऊपर के किसी को टिकट नहीं दिया गया, ये पार्टी का फैसला है। एक और पुराने वीडियो में अमित शाह कहते हैं कि 75 साल से ऊपर के जो नेता हैं उनको टिकट ना देने का फैसला हुआ है, कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। अब 75 पार का नियम क्या वो खुद मानेंगे? मोदी जी ने नियम बनाया अल्टीमेटली, तो अभी उन पर है कि वो खुद अपने बनाए नियम को मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन मोदी का तो हमेशा एक ट्रेडिशन रहा है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और वो दूसरों से करवाते लेकिन खुद नहीं करते हैं। तो अब उनको खुद छुट्टी लेनी है नहीं लेनी है भगवान जाने, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे नहीं करेंगे, विरोधाभास बहुत है। तो 5 साल ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नीतीश और नायडू क्या सोच रहे हैं। लेकिन नीतीश और नायडू तो अपने आप को दोनों मॉरली नैतिक रूप से बेच चुके हैं, तो उनकी बिक्री हो चुकी है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो वो अभी क्या, वो अपने लास्ट के 4-5 साल देख रहे हैं। अभी नायडू के तो 5 साल मिलेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, वो तो हैं ही, तो उसके बाद वो भी 80 के हो जाएंगे तो निकल लेंगे उसके बाद। लेकिन नीतीश जो हैं उनको अगले साल चुनाव लड़ना है, लेकिन उनको तेजस्वी के साथ अपना भविष्य नज़र नहीं आता, भविष्य यहीं पर नज़र आता है। तो अल्टीमेटली ललन सिंह भी उनके साथ हैं, हरिवंश भी उनके साथ में हैं, बाकी लोग भी उनके साथ में हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं नीतीश के लिए थोड़ी खामियां ज़रूर हैं, लेकिन नीतीश फिर से पाला बदलेंगे मुझे नहीं लगता। मैं तो कई बार अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि नीतीश और नायडू से आप बिल्कुल और बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि वो दरअसल आपके छोड़कर किसी और जगह चले जाएंगे, और उनसे उम्मीद मत करिएगा। संघ के एक पुराने सरसंघ चालक थे, अभी तो नहीं दुनिया में, गोलवलकर, उन्होंने कहा था कि जो आसमान में जितना ऊंचा उड़ना चाहे उड़ ले, छलांग मार ले, पर वापस धरती पे आना पड़ेगा। शायद ये इशारा बीजेपी के आने वाले नेताओं के लिए भी था कि भाई इतना ऊपर मत उड़ना कभी कि नीचे ना आ सको। और फिर 1980 में बीजेपी आई थी, जनसंघ खत्म हो गया था। बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो अब मोदी के रवैये से नाराज़ हैं, उनमें मोहन भागवत भी हैं जो कि सरसंघ चालक हैं। 2 वक्तव्य आते हैं उनके, एक 10 जून 2024 को, फिर 1.25 महीने के बाद 18 जुलाई 2024 को। काफ़ी उन्होंने बातें कही और सीधा अटैक मोदी पे था।
10 जून को कहते हैं, 10 जून 2024 को कहते हैं, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया और वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। और फिर 18 जुलाई को जो उनका अटैक था वो बहुत स्टिंगिंग अटैक था कि मनुष्य है पर मानवता नहीं है। वो पहले मनुष्य बन जाए, फिर मनुष्य अलौकिक सुपरमैन अति मानव बनना चाहता है, वहाँ रुकता नहीं। फिर उसे लगता है कि देवता बनना चाहिए, लेकिन देवता कहते हैं कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो फिर वो भगवान बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो विश्व रूप हूँ, वहाँ भी कुछ रुकने की जगह है या वहाँ से आगे कुछ और है। तो नरेंद्र मोदी पे ये जो अटैक था ये काफ़ी गहरा था कि आप भगवान बनना चाहते हैं, विश्व रूपी बनना चाहते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो संघ ने इनडायरेक्टली जो है मोदी के लिए कही है कि भाई अल्टीमेटली आपका वक्त अब ख़त्म हो रहा है, तो हमें आपके वारिस की, उत्तराधिकारी की बात सोचनी पड़ेगी। इवन जो मई 2024 में नड्डा ने जो इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस को कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम में बीजेपी अपने आप को चलाती है। तो संघ में काफ़ी नाराज़गी थी इसके लिए। फिर बाद में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा गया, कुछ नेताओं ने कहा, इंद्रेश कुमार ने भी कहा, कुछ और दत्तात्रेय होसबोले उन्होंने भी कुछ कहा, और फिर पैचअप होने की बात हुई। तो कुछ बातें तो हुई उसके बाद में। अब आगे क्या होगा, कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो वास्तव में, कुछ सूत्र कहते हैं कि अभी जो 240 सांसद जीत के आए हैं उसमें करीब करीब संघ के जो सपोर्ट करने वाले हैं वो 140 हैं। बाकी लोग तो आए हुए हैं दूसरी पार्टियों से, तो शिफ्ट होके 100 के करीब आदमी हैं, लेकिन वो व्यक्ति संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ और भी व्यक्ति कहते हैं कि मोदी से जो नाराज़गी आप जो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उतनी नाराज़गी है नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि संघ और मोदी के अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस हैं, हम नहीं मानते। ये कई विशेषज्ञ जो कहना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी दिखाना चाहती कि कम सीटें आई हैं तो कुछ बदला नहीं है, ना मंत्री बदला, ना स्पीकर बदला। लेकिन संघ ने कहीं ना कहीं अपनी जो हैसियत थी वो बताई भी है। ये भी कहने की कोशिश की है कि शायद अगर मैं पूरी तरह से एक्टिव नहीं हूँगा तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उस पर जीत पाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तलाश शुरू हुई है इस समय वारिस की, वो कितनी उचित है? क्या तलाश ठीक ठाक ढंग से चल रही है, या संघ को इस बात का अनुमान हो गया कि अब वक्त आ गया है कि जब इनकी जाने की बारी है तो फिर किसको आगे लाया जाए? संघ तो वैसे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल खड़ा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का 36 का आंकड़ा है, ये सबको पता है, ये संघ को भी पता है। और पीछे तो कुछ दिन तो ऐसा चला था कि लगता था कि अभी योगी गए और अभी गए और अभी गए, लेकिन वो बच गए क्योंकि शायद उनके पीछे आरएसएस खड़ी थी। अब मुसीबत ये है कि योगी आदित्यनाथ कभी आरएसएस के व्यक्ति रहे नहीं, लेकिन आरएसएस उनको पसंद करती है। सवाल ही पैदा होता है कि योगी की जो अपील है उत्तर प्रदेश में तो है, बाकी तो कहीं है नहीं, और जो अमित शाह वो ऑर्गेनाइज़र हैं तो उनके नाम पे वोट कहीं मिलते नहीं हैं, तो वोट तो मोदी के नाम से मिलते थे। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो योगी बनाम शाह की जो लड़ाई है उसको संघ कैसे देखता है। सवाल ही पैदा होता है कि अगर योगी मार्ग में नहीं है तो फिर तो लड़ाई नहीं है, फिर तो अमित शाह को मिल ही जाएगा। लेकिन अमित शाह वोट जुटा पाएंगे ये बड़ा मुश्किल है, वोट तो मोदी जुटाते हैं। तो मोदी चाहते हैं कि अमित शाह मेरी जगह लें, उनकी इच्छा तो यही है। और शाह जो है योगी के काम में दखल भी देते हैं, पर योगी उनको झटके देते रहते हैं, और आज मोदी और शाह की इतनी हिम्मत है नहीं कि उनको हटा दें वहाँ से। तो ये दिखते हैं बहुत सारी। नितिन गडकरी मुझे लगता है कि शायद अब उस जगह पर नहीं है जहाँ पर उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाए। हो सकता है संघ का उनके लिए कई झुकाव तो है, लेकिन अल्टीमेटली शायद नितिन गडकरी का अब जो उत्थान का समय था ऊपर जाने का ख़त्म हो गया, और वो भी अपने पतन की ओर जा रहे हैं। मुझे या तो उनका बहुत ज़्यादा कोई भाग्य हो तो और बात है, बाकी तो कोई बीजेपी में है नहीं। दूसरी एक बड़ी बात है कि हेमंता बिस्वा शर्मा हो, शिवराज चौहान हो, पीयूष गोयल हो, अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो, मोदी ने किसी को पनपने ही नहीं दिया। एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को ऊपर आने ही नहीं दिया। जब आप किसी को पनपने ही नहीं देंगे, कोई लीडरशिप डेवलप ही नहीं होगी, तो फिर उसके बाद हालात जो होते हैं वो ख़तरनाक हो जाते हैं। वो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पार्टी बिखर जाती है। हमने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी के जाने के बाद पार्टी बिखरी और आज तक संभल नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने किसी भी लीडरशिप को पनपने का मौका नहीं दिया। ले दे के राजीव गांधी आए थे, लेकिन वो पार्टी के तो आदमी नहीं थे, वो तो पायलट थे। हाँ, परिवार से थे, लेकिन उन्होंने संभालने की कोशिश की, अल्टीमेटली नहीं संभाल पाए, और पूरा का पूरा जो था कांग्रेस का कुनबा वो सारा का सारा बिखर गया।
हिंदुत्व का जादू अब क्षीण होता चला जा रहा है, जातिवाद फिर से आगे बढ़ रहा है, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा ये पीडीए जो है अखिलेश यादव का ये कामयाब होता जा रहा है। और यूपी में जो हार मिली है वो अपने आप में ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का जो टेम्पलेट है, जो पैराडाइम है वो चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर जो टकराहट है, अंदरूनी जो सारी लड़ाइयाँ हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब उत्तराधिकारी कौन हो सकता है अब ये तो पता नहीं, लेकिन अब ये तो बात पक्की है कि हाँ कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो सामने आएगा, लेकिन कोई व्यक्ति इतना मजबूत होगा जो पार्टी को नरेंद्र मोदी की तरह आगे लेकर जाए, वन मैन शो की तरह, वो तो कहीं दूर दूर तक नज़र आता नहीं है। तो फिर मुझे लगता है बीजेपी शायद उसी पोजीशन में अब आगे जा रही है जो इंदिरा गांधी के जाने के बाद कांग्रेस में थी। यहाँ पर संघ है उनके पीछे, लेकिन संघ अकेला इतना काबिल तो है नहीं कि बिना लीडरशिप के किसी को आगे ले जा सके। तो कैडर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वोट भी बटोर लेंगे, वोट तो नाम पर मिलते हैं, नाम इनके पास है नहीं, वही सारी दिक्कत है यहाँ पर। बाकी देखेंगे जैसा भी होगा, लेकिन फिलहाल वारिस की खोज तो है, लेकिन वारिस के नाम पर कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ी हस्ती, वोट कैचर कोई नज़र आता नहीं है। धन्यवाद।